हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट सर्कमस्टेंशियल रेलेवेंट एंड एविडेंट टॉपिक। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में। सो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन लाइक स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। ऐसे लिखा हुआ नहीं है संविधान में। संविधान में एग्जैक्ट वर्ड्स किस तरीके से यूज होता है वो सब्सिक्वेंट हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से। सो आप चैप्टर का नाम लिखिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम तरीके से पढ़ेंगे, डीपली स्टडीड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट काइंड्स लाइक स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। सबसे पहले हम इनके नाम लिखेंगे ऑल द मेजॉरिटी के। नंबर वन है सिंपल मेजॉरिटी। दूसरी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नंबर तीन है इफेक्टिव मेजॉरिटी। एक है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी भी कई प्रकार की होती है, तो उनका भी हम क्लासिफिकेशन एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे उनको। तो स्पेशल मेजॉरिटी एक होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, जो राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है नेशनल इंटरेस्ट। दूसरी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजॉरिटी है। नंबर तीन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अगेन 368, और यहाँ पे प्लस लगा के लिखेंगे हम, प्लस 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन। वाई सिंपल मेजॉरिटी। और एक और है, वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये चार प्रकार की मेजॉरिटी हैं, और चार प्रकार की मेजॉरिटी में अंदर फिर चार प्रकार की हैं, तो टोटल 7 प्रकार की आपको मेजॉरिटी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। And these majorities are very important for passing legislation, constitution amendment, and every process of the parliament and state legislature. We are gonna study all of them one by one. First of all, we'll study simple majority. So simple majority is not mentioned anywhere in the constitution by this word like simple majority. And uh, it is a regular or normal or working majority of the governance and constitution. It means wherever it is not mentioned that what kind of majority is required for particular legislation, then simple majority comes into the play and it's a default majority. ये हम लिखेंगे सबसे पहले तो when
no kinds of majority is mentioned in constitution, then simple majority is working majority aka also known as default majority. सो इसको डिफॉल्ट मेजोरिटी भी कहते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं और सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन सिंपल मेजोरिटी? इट मींस majority of all the members present and voting. यानी कि आपके हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें जितने प्रेजेंट है उनमें भी जो वोट डाल रहे हैं उनकी जो मेजोरिटी है वो कहलाती है आपकी सिंपल मेजोरिटी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, उसमें 5 हैं वैकेंट, 100 हैं एब्सेंट, 45 ने वोट नहीं डाला तो F10. पाँच सौ 45 में से 5 वैकेंट है, 100 एब्सेंट हैं, 45 ने वोट नहीं डाला है. तो अगर इनको हम हटाएंगे तो 540 इसको 40 कर लेते हैं हम ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहे. तो 40 ने वोट नहीं डाला है. ठीक है, तो 45 145. तो वोटिंग कितने लोगों ने डाला है? तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग कितने हैं. यहाँ पे जो प्रेजेंट भी हैं और जिन्होंने वोट डाला है वो कितने हैं? तो वो हैं 400. तो 400 है तो मेजोरिटी कब हो जाएगी बताओ? सिंपल मेजोरिटी कब हो जाएगी? जब 201 यानी कि मोर देन हाफ ऑफ हो जाएगा. यानी कि 400 का आधा 200, 200 से एक वोट जैसे ही ज़्यादा मिलेगा तो वो कहलाएगी हमारी सिंपल मेजोरिटी. सिंपल है एकदम, समझ में आ गया सबको? वेरी इजी. हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं वेयर सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से जो है वो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं. सो वर्किंग मेजोरिटी है. वर्किंग मेजोरिटी का मतलब है ज़्यादातर काम सरकार के इसी मेजोरिटी से होते हैं. वन बाय वन करके हम लिखते चलेंगे वो और समझते भी चलेंगे. सबसे पहला है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी विल्स, आर्टिकल 107, यानी कि संसद में और पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में जो साधारण विधेयक हैं. साधारण विधेयक कौन से विधेयक होते हैं? दोज बिल्स विच डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम आर्टिकल 110, जो मनी बिल नहीं है. नॉट फ्रॉम फाइनेंस लाइक आर्टिकल 117, जो वित्तीय बिल नहीं है. एंड विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, जो संविधान संशोधन बिल नहीं है. इसके अलावा जितने भी विधेयक हैं वो सभी क्या होते हैं? साधारण बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं. तो इन सब के लिए, इन सबको पास करने के लिए हाउस का सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये स्पेसिफिक लाइन है, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, याद रखना आपको. उसके बाद आर्टिकल 108 में जो प्रोविजन है वो है जॉइंट सिटिंग का.
उसमें आपको पता ही है कि अगर एक बिल दूसरे हाउस जाता है और वहाँ पे वो फेल हो जाता है या फिर दूसरा हाउस रिस्पॉन्ड नहीं करता विद इन 6 मंथ, और और कुछ अमेंडमेंट अगर दूसरा हाउस सजेस्ट करता है और फर्स्ट हाउस उनसे अग्री नहीं होता है, तो अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ ऑर्डिनरी विल्स ओनली. So in joint sitting too, decisions are taken on the particular will by ordinary majority. तो joint sitting में भी जो majority होती है वो कौन सी majority होती है? Ordinary majority होती है. So लिखेंगे in case of joint sitting of both houses of parliament, article 108. ठीक है. सो ये भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है. इसमें याद रखना है, जॉइंट सिटिंग में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि बहुत एक हाउस पहले ही मना कर चुका है दूसरे हाउस में और उसमें डेडलॉक सिचुएशन है, तो डेडलॉक सिचुएशन के लिए हो सकता है स्पेशल मेजॉरिटी यूज हो. कॉमन सेंस ऐसा कहता है, बट ये याद रखना है लोकसभा प्रिवेल्स इन जॉइंट सिटिंग बिकॉज ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है. ऑर्डिनरी मेजॉरिटी में ऑर्डिनरी नंबर्स लोकसभा के ज़्यादा हैं, तो जॉइंट सिटिंग में भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी काम आती है. तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 में स्पेशल मेजॉरिटी काम आती है. बट प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, दोनों में ही ऑर्डिनरी मेजॉरिटी काम आती है. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. तो अगला लिखेंगे रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356. ये आर्टिकल्स ऐसे याद होंगे आपको. ठीक है, बार बार पढ़ेंगे. अब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब दोबारा आएगा, बीच बीच में दोबारा आ जाएगा. बार बार आर्टिकल्स को लिखा करें आप, तो ये याद होंगे आपको. अगला है रेटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. सो यहाँ पे भी आपकी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ही काम आती है. ठीक है, उसके बाद है अगला अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा. इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा. यहाँ पे आर्टिकल आएगा 93. तो 93 में डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का प्रोविजन है एंड दे आर इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लोकसभा बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, बट दे आर इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. तो ये याद रखना आपको. और 93 में जब हम 89 ऐड करेंगे तो एक जो पर्टिकुलर नंबर आएगा उसे हम स्टेट का भी देख सकते हैं. ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है वहाँ पर वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही बनेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, चलो. तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है ये. उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है, वो है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन यूनियन पार्लियामेंट. तो यहाँ पे ये भी बहुत थोड़ा सा ध्यान देने वाला है. देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. और यूनियन पार्लियामेंट में उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि वो सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास हो जाएगा. तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे क्रिएशन ऑफ
creation of state legislative assembly, sorry, state legislative council in union parliament. आर्टिकल इसका 169 है। अब इसमें मैं दोबारा ये बताऊंगा आपको, अभी स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ेंगे तब मैं दोबारा लिखवाऊंगा, वहां पे लिखवाऊंगा क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि राजस्थान में अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है तो राजस्थान की विधानसभा उसको स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगी उस प्रस्ताव को, एंड यूनियन पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी आपकी वर्किंग मेजॉरिटी में आता है क्रिएशन ऑफ। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं इसमें एक्चुअली। आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं जो, जिसका एक अलग से मैंने पूरा वीडियो बनाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आर्टिकल 100 भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है। ये है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्ट नॉट withstanding any vacancy and quorum। ये भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। इसके अलावा मैंने पूरी की पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाले वीडियो में। उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, बट दीज आर सम इम्पोर्टेंट जो आपको आने चाहिए। अभी के लिए हम बात करते हैं, इसमें एक मनी बिल एंड फाइनेंस बिल रह गया, वो भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक और लिखेंगे यहाँ पर, वो है मनी बिल। मनी बिल्स डिफाइन है आपके आर्टिकल 110 में। फाइनेंस बिल ये आपके डिफाइन है आर्टिकल 117 में। एंड एक और है यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग, वो है मोशंस इन पार्लियामेंट। मोशंस एंड रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ना कहें, लेजिस्लेचर लिख देता हूं मैं, क्योंकि वो स्टेट के लिए भी सेम है। अब ये कौन कौन सी मोशन, जैसे एग्जाम्पल के लिए एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं पता है उनके लिए इट माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, बिकॉज अगर वो नहीं आएगा तो फिर ये सब आपके लिए एक कचरा होगा, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉल अटेंशन मोशन या सेंसर मोशन नहीं पता, जो बेसिक्स हैं, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। सेंसर मोशन, ये सब जो मोशंस हैं ये भी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से या सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। यानी कि बहुत सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है जो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्किंग मेजॉरिटी और डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी। डिफ़ॉल्ट तो इसलिए कहते हैं कि कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर ये होगा सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, चलो आगे होगा आपको समझ में, बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस ये थोड़ा टास्क याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन से में कहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम, उसका नाम है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखेंगे,
फॉर एग्जाम्पल लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है। अगर आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करें तो वो क्या आएगी, 545 डिवाइडेड बाई 2, 272.5 आएगी, तो ये हो जाएगा 273। अब इस तरह की मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और इसको ये ज़्यादा यूज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है। ये केवल दो ही जगह यूज होती है, वो है मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं, कहते हैं सरकार में 273 का आंकड़ा छूना है, 273 का आंकड़ा छूना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि 545 जो है उसके आधे से एक अधिक होना चाहिए। सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ पे काम आती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट्स में और सेंट्रल पर, यूनियन लेवल पर गवर्नमेंट का क्रिएशन के लिए काम आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट इन यूनियन एंड स्टेट्स। कैसे काम आती है? तो वो हम जानते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये है आपका आर्टिकल 75, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेजॉरिटी लीडर ऑफ लोकसभा विल बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सो ये आर्टिकल 75 में है। इसके अलावा आर्टिकल 75 में 89 अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 164 आना चाहिए, 11 को कम कर दो 175 में पैसा, हाँ। तो ये है आपका आर्टिकल 164, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेजॉरिटी लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको अपन बोलते हैं विधानसभा, विल बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर। एक है आपका आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 स्पेशल प्रोविजन रखता है यूनियन टेरिटरीज के। उसी में दिल्ली और पांडिचेरी के लिए अलग से एक्ट है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था उसमें दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन आया, उससे पहले पौडीचेरी में आया। तो यहाँ पे क्या होता है बताओ? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी विल बी अपॉइंटेड। ये आईएएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था एक्चुअली ये। दिल्ली और पांडिचेरी का जो चीफ मिनिस्टर है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी। सो यहाँ पे ये स्टार लगा के लिखेंगे आप, क्योंकि ये गलत होने के चांस रहेंगे आपके। विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में काम नहीं आती है। सो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर होगा। आर्टिकल्स आप धीरे धीरे याद कर लेना, वो ज़रूरी है याद करना। मेंस में अगर आपको आंसर ठीक से लिखना है तो उसमें आर्टिकल्स राइटिंग बहुत इम्प्रेसिव आंसर बनाता है। ठीक है, चलो अगली हम पढ़ेंगे, उसका नाम है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 67 में, 94 में, 90 में, वो है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ हाउस। सो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि क्या ऑफिशियल वर्ड है।
इफेक्टिव मेजोरिटी किसको बोलते हैं? मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ हाउस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है विच मीन्स जो वैकेंट सीट है उनको आपको हटाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से लोकसभा की मेंबरशिप है 545, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ दी है और बाई इलेक्शन नहीं हुए हैं, बिकॉज लेट्स से लोकसभा का टेन्योर 1 साल से कम रह रहा है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, और कुछ और वजह से भी खाली हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल राज्यसभा में तो जनरली 1-2 सीट वैकेंट्स हमेशा रहती हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? विच मीन्स टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट। तो मेजॉरिटी का मतलब समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की लेट्स से टोटल मेंबर्स हैं 245, इसमें वैकेंट हैं 5, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हो गई हाउस की? इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस हो गई 240। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगी फिर? 240 डिवाइड बाई 2 यानी कि 120, तो ये हो जाएगी 121, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव मेजोरिटी। अब ये कहाँ पे यूज होती है? तो ये बहुत ही कम जगह यूज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो है आर्टिकल 67, सॉरी, आर्टिकल 67, इसमें आई थिंक वी है, उसमें है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, और केवल राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा में वो नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर वो वहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है, यानी कि वैकेंट सीट को हटा करके अगर मेजोरिटी से पास होता है, तो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 121 से अगर वो पास होता है, लेट्स से 5 वैकेंट सीट हैं, तो फिर उसके बाद वो लोकसभा जाएगा और लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में याद रखना है कि राज्यसभा में तो चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, और लोकसभा में क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। तो बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में 67 में क्या लिखा हुआ? एग्रीड टू इट बाय लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट shall be removed from the office by a resolution passed by majority of all the then members of Rajya Sabha agreed to it by Lok Sabha। यानी कि लोकसभा केवल अग्री कर रहा है। अग्री का मतलब क्या है? जब कोई मेजोरिटी नहीं दी है तो कौन सी हो गई बताओ? ऑटोमेटिकली सिंपल मेजोरिटी। सो यहाँ पे ये भी लिख लेना, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, और यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखेंगे हम, 5 स्टार ही लगा लेना इसको। इन लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। सो राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में रिमूव करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, याद रखना है आपको ये। ठीक है, उसके बाद है रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
ये है आपका आर्टिकल 19C 90C। अब देखो, राज्य वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन है तो चेयरमैन को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी है, तो डिप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी यूज की जाती है। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का लोचा है ही नहीं। यहाँ पे सिंपल है कि आपकी जो वैकेंट सीट है उनको हटाओ, रिमेनिंग जो बचे हैं उनका मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। एंड इंटरेस्टिंगली, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑब्लिक डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, ये है आपका आर्टिकल 94C। एंड दे आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। इसके अलावा विधानसभा का स्पीकर है वो भी फिर ऐसे ही हटेगा। तो ये तो हम एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं स्टेट असेंबली के लिए और लोकसभा के लिए, ठीक है। सो इफेक्टिव मेजोरिटी हमारे यहाँ पर एक ही जगह काम आती है, वो है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी काम आती है? इफेक्टिव मेजोरिटी काम आती है, ठीक है। अब नंबर 4 जो है वो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में टाइप 1 जो है वो है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है ये समझते हैं पहले तो। आर्टिकल 249 प्रोवाइड्स स्पेशल पावर टू राज्यसभा इन नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा कैन मेक अ रेजोल्यूशन विच शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए वो वैलिड होता है। इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा वाई दैट रेजोल्यूशन कैन इनिशिएट प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट। यानी कि आपकी जो स्टेट लिस्ट है उनमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर अगर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए पहले राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन लाना होगा, और उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि आफ्टर पासिंग दैट रेजोल्यूशन, जब राज्यसभा लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट पर, तो फिर वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। यानी कि लॉ तो ऑर्डिनरी विल्स है, लेकिन लॉ बनाने के लिए आपको रेजोल्यूशन में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे इन नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन डिक्लेयर, इन नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कर सकता है मेक रेजोल्यूशन ऑन दैट बाय स्पेशल मेजोरिटी which shall be valid for 1 year। and initiate law making। ये कब तक वैलिड होता है? वो 1 ईयर है, तो ये 1.5 ईयर है, यानी कि 6 मंथ का ग्रेस पीरियड इसमें दिया जाता है। इनिशिएट लॉ मेकिंग ये ऑर्डिनरी होगा, ठीक है। अभी ऑर्डिनरी विल होगा तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास होगा, यानी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। अब ये लिख लिया, विच शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर एंड इनिशिएट लॉ मेकिंग
अब स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल मेजोरिटी का क्या मीनिंग है। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का मीनिंग है मोर देन, नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ present and voting members of house। फॉर एग्जाम्पल अगर राज्यसभा को रेजोल्यूशन बनाना है, लेट से राज्यसभा में 245 सीटें हैं, तो इसका जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें तो 45 अगर अवेलेबल नहीं है, लेट से 210 लोग अवेलेबल हैं, 210 लोग हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो कितना आपको चाहिएगा, 140 मेंबर्स आपको चाहिएंगे। आया समझ में आपको? राज्यसभा ने ऐसा किया भी है। अच्छा ये याद रखना है कि ये तो रेजोल्यूशन है, अब इस पे बनाया जाएगा लॉ। और लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनरी लॉ होगा, सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास होगा, डेड लॉक में जॉइंट सिटिंग की भी प्रोविजन है, यानी कि इट फॉलो ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी विल्स। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो लॉ बनेगा वो जो रेजोल्यूशन वैलिड है तब तक ही वैलिड रहेगा, 6 मंथ का ग्रेस पीरियड है, यानी कि 6 मंथ का उसको एक्सटेंशन है। वो क्यों है कि राज्यसभा रेजोल्यूशन दोबारा पास कर सकता है, लेकिन अगेन 2/3 मेजोरिटी से करना पड़ेगा। लॉ विल बी वैलिड, लेकिन हर बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम राज्यसभा कैन मेक रेजोल्यूशन यूजिंग स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, बट इट शैल बी पास्ड एवरी ईयर, यानी कि हर 12 महीने के बाद आपको ये पास करना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। समझ में आया सबको? बहुत ईजी है। 3 बार ऐसा हुआ है, इवन 2 में तो राज्यसभा की स्थापना भी नहीं हुई थी, तभी हो गया था 1950 में। जब माइग्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तब कुछ स्टेट लिस्ट के मैटर थे, उन पर कोई रिफ्यूजी इशू जब हुए थे तो उसके लिए पास किया था, कानून बनाया था नेशनल इंटरेस्ट में। 1951 में भी जब माइग्रेशन की वजह से प्रॉपर्टी वगैरह का जो मैनेजमेंट था, बहुत सारी एवैक्यू प्रॉपर्टी थी, उसको मैनेज करने के लिए अगेन राज्यसभा ने बनाया था। और 1986 में पंजाब वगैरह में थोड़ा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो पुलिस के लिए स्पेशल पावर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट में रेजोल्यूशन बनाया था। अभी तक 3 ही बार ऐसा हुआ है। नॉर्मली गवर्नमेंट इस रास्ते को अपनाती नहीं है। IAS प्रीलिम्स 2016 में ये स्पेशल मेजोरिटी पूछा जा चुका है। ठीक है, दिस इज इजी वन। अगला पढ़ेंगे हम, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 आर्टिकल 368। इसकी हम डिटेल में डिस्कस इसको कर चुके हैं, आर्टिकल 368 और स्पेशल मेजोरिटी को। इसमें अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूं। उसमें क्या होता है बताओ, इसमें 2 तरह की मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है हमें, जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं होता, वो अमेंडमेंट का पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसके लिए एक मेजोरिटी तो चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि वही अभी जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249, वो वाली मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए। उसके बाद लिखेंगे प्लस, और प्लस लगा के लिखेंगे हम मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। दोनों में से दोनों ही जो है वो ऑक्यूपाई होने चाहिए, जो ज़्यादा होगी वो ऑब्वियसली मेजोरिटी में अकाउंट हो जाएगी।
एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बताऊं, जैसे ये है आपकी लोकसभा और यहाँ पर हमको कोई संविधान में संशोधन करना है। फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन इलेक्शन हमको करना है। आर्टिकल 129 ओ सॉरी 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमने लोकसभा में रखा है, जो आर्टिकल 82A में डिलिमिटेशन के लिए प्रावधान रखेगा। अब उसको पास होने के लिए हमें दो तरह की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल माना लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं टोटल, ये तो स्ट्रेंथ है। 500 प्रेजेंट हैं, 500 जो प्रेजेंट हैं उनमें से भी 100 ने वोट नहीं डाला है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 400। अब इसका भी फिर हमें क्या चाहिए? 2/3 चाहिए। तो ये हो जाएगा लगभग 266, तो ये 267 आ जाएगा आपका। इतने मेंबर्स तो आपको सपोर्ट में चाहिए चाहिए। अभी तो प्लस करना है, ये तो स्पेशल मेजोरिटी है। प्लस 545 जो स्ट्रेंथ है 273, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। लोकसभा की मेंबरशिप कितनी है? 545, उसका 50% कितना हो जाएगा? 272 पॉइंट समथिंग। तो 273 मेंबर्स यहाँ पे चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन को अगर आपको पास करना है तो आज के दिन वर्तमान स्थिति ऐसी है, अगर ये उसका स्टेटिस्टिक्स है, तो आपको 273 मेंबर्स चाहिए। अब ऐसा क्यों किया सर? अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्लस 50% का क्यों किया? क्योंकि सरकार तो बड़ी चालाक है। सरकार क्या करेगी बताओ? सरकार जिस दिन हाउस की स्ट्रेंथ कम होगी, सपोज कांग्रेस ने वाईकट किया या उसके मेंबर्स अभी किसी प्रोटेस्ट के चलते जेल चले गए या कोई भी बात हो गई, तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो उसी दिन रखेगी हाउस में। लेकिन अब 273 तो चाहिए चाहिए, यानी कि मिनिमम 273 चाहिए, उसके बाद फिर 2/3 चाहिए। समझ में आ गया? सो ये है आपका स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। इजी है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसका मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा, वहां पे अपन इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप जरूर देखिएगा। अगला है स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। ये क्या है बताओ? 368 प्लस मोर देन हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब इसमें इंटरेस्टिंगली जो फेडरल प्रोविजन है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, जो फेडरल प्रोविजंस हैं, फेडरल प्रोविजन जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रोविजंस हैं, आपका 7 शेड्यूल में कोई चेंज करना है, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो स्टेट लिस्ट को इफेक्ट करता है, इस तरह के अगर कोई भी प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पे आपको आधे से अधिक राज्यों का भी रेटिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये याद रखना है कि 3 तरह के केसेस हो गए यहाँ पे। पहला तो क्या हो गया बताओ? 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो उपस्थित हैं और जो वोट डाल रहे हैं उनका 2/3 आपको चाहिए। दूसरा हो गया 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहां पे चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पर? अभी हमारे यहाँ पर जैसे 28 स्टेट्स हैं आफ्टर J&K, तो 28 का 15, यानी कि आधे से एक अधिक, ठीक है? तो 15 स्टेट्स में रेटिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे रेटिफिकेशन शब्द अगर अपन यूज करेंगे तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से होगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली से वहां पे होगा
तो रेटिफिकेशन शब्द का मतलब हो गया फिर अगेन कोई टाइप की मेजोरिटी नहीं तो सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब है स्टेट्स में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सो ये है आपकी सिंपल स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2011 में ये आया था। इसमें वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई थी। सो डीपीएसपी में आर्टिकल 43V बनाया गया जिसमें वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई। आर्टिकल 19(1) में भी चेंज किया गया, वहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिखा गया राइट टू फ्रीडम में। एंड इंटरेस्टिंगली बात यह है कि वहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात थी जो कॉन्करेंट लिस्ट में, वहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जो स्टेट लिस्ट में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर स्टेट लिस्ट में है तो फिर आधे से अधिक राज्यों का क्या चाहिए, हमें रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा से तो ये दोनों टाइप की मेजोरिटी से पास हो गया, लेकिन आधे से अधिक जो है वो स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आई थिंक यूपीए गवर्नमेंट को लगता होगा कि बीजेपी का गवर्नमेंट है कई स्टेट्स में तो वहाँ पास नहीं होगा ये, या लापरवाही की होगी, कुछ भी हो सकता है इस मामले में। अब क्या हुआ, एक केस आता है उसका नाम है राजेंद्र एन साहा। राजेंद्र एन साहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आधे से अधिक राज्यों का वैलिडेशन नहीं मिला है, रेटिफिकेशन नहीं मिला है, सो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल दोज प्रोविजंस रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ स्टेट लिस्ट। यानी स्टेट लिस्ट में जितनी भी आपकी सहकारिता कंपनी है, सहकारिता समिति हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेट रेटिफिकेशन क्या होता है। सो आप चाहे तो लिख लेंगे राजेंद्र एन साहा सुप्रीम कोर्ट invalidate some provisions of 97th CAA 2011 because it did not get ratification by more than half of states। ठीक है, तो 43 वैलिड है टीपीएसपी में, 19 में जो प्रोविजन है वो भी वैलिड है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी वैलिड है। स्टेट लिस्ट में जो है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर सम प्रोविजंस। ठीक है, सम प्रोविजन ऑफ 97 CAA 2011 बाय मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स। तो ये राजेंद्र एन शाह केस आपको याद रखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे मेजॉरिटी को समझने के लिए। तो ये आपकी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक और इसमें मेजॉरिटी रह जाती है, वो है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। सो उसकी भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में और आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो मैंने मेजॉरिटी के रेफरेंस में ये थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके आपको बताया था कि टाइप 3 की मेजॉरिटी कैसी। अच्छा, ये कहाँ कहाँ चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3? इसके लिए भी हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो पूरा वीडियो वो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अभी के लिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। 54 में चाहिए, 55 में चाहिए, 124 से लेकर के, और वो जो सुप्रीम कोर्ट्स के रिगार्डिंग रूल्स हैं उसमें चाहिए, हाई कोर्ट में चाहिए। 7th शेड्यूल में अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो वहाँ पे भी रेटिफिकेशन आपको चाहिए। स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाते हो तो वहाँ पे भी आपको रेटिफिकेशन चाहिए। स्टेट लिस्ट पे लॉ नहीं, स्टेट लिस्ट से रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो उसमें भी वो चाहिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला लिखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी
टाइप 4 में है आर्टिकल 61। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आर्टिकल 61 आपका जो है। तो आर्टिकल 61 में जो मेजोरिटी है वो है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए आपको क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। यानी कि यहां पर आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं चाहिए, यहां पर टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का चाहिए, यानी लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आप देख सकते हैं इसको टोटल मेंबरशिप 545 का 2/3 चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग का नहीं चाहिए। सो ये है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसका पूरा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है। तो अभी मेजोरिटी में तो मैं केवल आपको टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की मेजोरिटी है, आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इसमें जो मेजोरिटी में कुछ रह गया था वो ये था कि स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 यानी कि आर्टिकल 368 वाली जो मेजोरिटी है, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड 2/3 मेजोरिटी, उसके केसेस क्या है, यानी वो कहाँ कहाँ यूज होती है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में होती है, वो तो सर हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अलावा भी कहाँ यूज होती है तो वो हम लिखेंगे। तो वो एक्स्ट्रा नोट्स बना के हम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 यूज्ड इन, ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है इसको हम लिखेंगे। पहले तो हम 368 में मेजोरिटी क्या क्या होती है वो लिखेंगे। ये होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ये हो गई आपकी स्पेशल मेजोरिटी। ये कहां पे यूज होती है? एक तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल which does not attract फेडरल प्रोविजंस, यानी कि संघीय संघात्मक प्रावधानों को जो अट्रैक्ट नहीं करता उन संवैधानिक संशोधनों में होगी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्कस नहीं किया वो हम लिखेंगे। दूसरा है रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेज का रिमूवल है आर्टिकल 124। हाई कोर्ट इसका है आर्टिकल 218। एंड यहाँ पे एक एक्ट भी है वो याद रखना है, आता है एग्जाम में, जजेज इंक्वायरी एक्ट। नाइनटीन 68। तो एक तो ये यहाँ पे काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमूवल ऑफ जजेज एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबके रिमूवल क्या हैं आपको आज समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे ये काम आएगी 368 टाइप 2। अगला है आपका रिमूवल ऑफ कैग। ये है आपका आर्टिकल 148। एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है आपका आर्टिकल 324।
So they are also removed from the resolution of both houses of parliament by using special majority type 2. ठीक है, सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रेटिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है रेटिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, यानी कि 352 में जो राष्ट्रीय आपात को आपको रेटिफाई करना है पार्लियामेंट के द्वारा, अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, लेकिन अभी के लिए इतना समझना, उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द हाउस। एक और इसमें इंटरेस्टिंग है, देखो इस पर ध्यान देना आप, स्टेट्स में स्पेशल मेजोरिटी यूज नहीं होती है, बिकॉज आर्टिकल 249 राज्यसभा के लिए, 61 प्रेसिडेंट हटेगा तो वो भी यूनियन पार्लियामेंट में हटेगा, 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट में होंगे। सो इन स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजोरिटी केवल एक ही जगह यूज होती है बस, और वो होती है जब वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि राजस्थान में अगर विधान परिषद आपको बनानी है, इफ राजस्थान गवर्नमेंट ट्राई टू मेक एस्टैब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, then they shall make a resolution in legislative assembly which shall be passed by special majority, 2/3 plus 50% from legislative assembly, then parliament should ratify it by making law। यानी कि पार्लियामेंट क्या करेगा, उसको रेटिफाई करेगा, यानी कि पार्लियामेंट में किससे होगी, वो सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन राजस्थान में किससे होगी, स्पेशल मेजोरिटी से। सो बहुत अच्छा केस है ये, 5 स्टार लगा के लिखेंगे इसको। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169 रेजोल्यूशन बाय 2/3 प्लस 50%, ऐसे लिख दूं, मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर। सो आपको याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर आपको क्रिएशन करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर में 2/3 प्लस 50%, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सेंट्रल में हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं पहले भी वो सिंपल मेजोरिटी में बता रहा हूँ, बट सच रेजोल्यूशन will be approved by parliament by सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी कौन सी होती है, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो दीज आर द मेजोरिटीज। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक दो बार आप ये लेक्चर देखना, इसमें थोड़ा सा फैक्ट्स भी है, याद करने का भी है, और फिर कंफ्यूजिंग भी है, एक दूसरे मिक्सअप होंगे आपके, बट आप ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम अगर इसको आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आपको ये, और होना ज़रूरी भी है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ हाईली इम्पोर्टेंट, इट इज़ एसेंशियल। राज्यसभा रिजोल्यूशन आर्टिकल 249 पहले ही यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।